नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी स्थिति पर चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी दोहरी वास्तविकता है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। एक तरफ जमीन पर मौजूद हमारी गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं जो सीधे तौर पर वैश्विक घटनाओं से जुड़ी हैं, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ आसमान की ऊंचाइयों को छूती हमारी बेमिसाल तकनीकी विजय है। मतलब एक ही समय में कोई राष्ट्र बुनियादी आयात के संकटों से भी जूझ रहा है और साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पूरी दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस रोड मैप में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट की मार के बारे में। फिर देखेंगे कि ये 7 सूत्रीय आर्थिक अपील क्या है। इसके बाद हम रुख करेंगे मिशन दृष्टि का, जो अंतरिक्ष में एक बड़ी सफलता है। फिर हम बिल्कुल आसान भाषा में ऑप्टोसार तकनीक को समझेंगे और अंत में भारत की निजी अंतरिक्ष क्रांति पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट की मार और हमारी व्यापक बाधाएं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। फारस की खाड़ी में, जो यहाँ से हजारों मील दूर है, वहाँ अगर कोई नाकाबंदी होती है तो उसका सीधा असर हमारे घर के कुकिंग ऑयल और साबुन की बढ़ती कीमतों पर कैसे पड़ता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में भू राजनीतिक उथल-पुथल कोई किताबी बात नहीं रह गई है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होती है तो उसका सीधा असर रोजमर्रा के सामानों के निर्माण, ट्रांसपोर्ट और अंततः हमारे किराना स्टोर के बिलों पर पड़ता है। आइए इसे इस टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। कुछ महीने पहले जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने जोर पकड़ा तो हालात बिगड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ हफ्ते पहले ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्म भर के पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। और आज स्थिति ये है कि ये संकट 2.5 महीने से अधिक लंबा खिंच चुका है। ट्रंप के यूरेनियम को लेकर दबाव और दुनिया भर की वेट एंड वॉच नीति के बीच जो रणनीतिक तेल भंडार केवल 70 दिनों के लिए रखा गया था, वो अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, 1700। जी हाँ, वर्तमान में 1700 से अधिक मालवाहक जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इस एक नाकाबंदी ने पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को लगभग रोक कर रख दिया है। इतने सारे जहाज़ों का एक ही जगह फंसे होने का सीधा मतलब है कि लाखों टन जरूरी सामान और कच्चा तेल अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ये टेबल पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। इससे पता चलता है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना भारी दबाव पड़ रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अकेले कच्चे तेल के आयात पर 10 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आता है। दुनिया भर में जितना सोना बिकता है उसका 26% हिस्सा तो यहीं आता है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा विदेश यात्राओं पर 3 लाख करोड़ और खेती के उर्वरकों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये सारा का सारा पैसा डॉलर में चुकाया जाता है, जो इस संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, 7 सूत्रीय आर्थिक अपील, यानी संकट के समय संयम बरतना। डॉलर के इस लगातार हो रहे निकास को रोकने के लिए हाल ही में ये 7 सीधे और कड़े उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, जिससे करोड़ों लीटर ईंधन बचाया जा सके। सोने की खरीद रोकने और विदेश यात्राएं टालने से सीधे तौर पर कीमती डॉलर देश से बाहर जाने से रुकेंगे। कुकिंग ऑयल का कम उपयोग और प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना हमारे महंगे आयातित उर्वरकों और खाद्य तेलों की निर्भरता को कम करेगा। और जाहिर है, स्वदेशी सामान खरीदने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। असल में ये सभी उपाय आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने की एक तुरंत लागू की जाने वाली रणनीति का हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े आर्थिक फैसलों पर एक तीखी राजनीतिक बहस तो छिड़नी ही थी, और हमें यहाँ दोनों ही पक्षों को निष्पक्ष रूप से समझना होगा। एक तरफ विपक्ष, जिसमें एएपी, एसपी और डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं, उनकी कड़ी आलोचना है। उनका तर्क है कि ये कदम 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने तक जानबूझकर रोके गए थे। वे वीआईपी काफिलों में होने वाले ईंधन खर्च पर भी सवाल उठा रहे हैं, और राहुल गांधी ने तो इसे पूरी तरह से नेतृत्व की विफलता करार दिया है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपने बचाव में ऐतिहासिक उदाहरण पेश कर रहा है। अमित मालविया जैसे नेताओं का तर्क है कि संकट के समय में ऐसी अपीलें कोई नई नहीं हैं। पहले भी महंगाई और युद्ध के समय पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे नेहरू जी की अपील, शास्त्री जी का उपवास या मनमोहन सिंह और चिदंबरम जी की सोने को लेकर की गई अपील देश के सामने रखी गई थी।
दोनों ही पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। चलिए, अब जमीन की इन अड़चनों से सीधे आसमान की ओर चलते हैं। भाग 3, मिशन दृष्टि, अंतरिक्ष में हमारी बड़ी सफलता और ब्रह्मांडीय बाधाओं को तोड़ना। सिर्फ एक शब्द, बधाई हो। लेकिन जब ये एक शब्द दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क की तरफ से आए, तो इसका वजन अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। एक स्थानीय स्टार्टअप की उपलब्धि पर उनकी ये प्रतिक्रिया इस बात का सीधा प्रमाण है कि इस नई तकनीक ने वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी मान्यता हासिल कर ली है। और ये बधाई किस लिए थी? इस शानदार उपलब्धि के लिए। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने 19 मई 2026 को स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से मिशन दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये देश से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है और यकीन मानिए, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर जगह इस लॉन्च की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसने दशकों पुरानी अंतरिक्ष महाशक्तियों के एकाधिकार को एक झटके में चुनौती दे दी है। तो असल में ये तकनीक है क्या और ये काम कैसे करती है? आइए देखते हैं चौथे भाग में ऑप्टोसार तकनीक की व्याख्या, बादलों के पार देखना। इस पूरी तकनीक को समझने के लिए हमें पहले ऑर्बिटल इमेजिंग की पुरानी कमियों को समझना होगा। ऐतिहासिक रूप से हमारे पास दो ही तरह के सैटेलाइट्स रहे हैं। एक तरफ ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ही साफ और रंगीन तस्वीरें देते हैं, बिल्कुल हमारे फ़ोन के कैमरे की तरह। लेकिन रात के अंधेरे में या अगर आसमान में बादल हों या धुआं हो तो ये पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। दूसरी तरफ सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार वाले सैटेलाइट्स होते हैं। ये मौसम और अंधेरे को तो पार कर लेते हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट और इतनी ज्यादा होती हैं कि बड़े-बड़े विशेषज्ञों को भी इन्हें डिकोड करने में पसीना आ जाता है। यानी दोनों में से कोई भी प्रणाली अपने आप में 100% कारगर नहीं थी। और यहीं पर गैलेक्सी आई ने कमाल कर दिया है। उन्होंने ऑप्टोसार विकसित किया है, जो दुनिया की पहली हाइब्रिड सैटेलाइट तकनीक है। इस तकनीक ने एक अनोखा काम किया है। ऑप्टिकल की स्पष्टता और सार की मौसम भेदी क्षमता दोनों को एक ही सिस्टम में मिला दिया है। और इसका रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, पूरे 24 घंटे 7 दिन। चाहे आसमान में कितने भी घने बादल छाए हों या नीचे धुएं का गुबार हो, ये सब कुछ साफ साफ देख सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, भारत की निजी अंतरिक्ष क्रांति और इसका वास्तविक दुनिया पर प्रभाव। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ कोई हवाई तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि जमीन पर इसके असल फायदे बहुत बड़े हैं। जरा कल्पना करें, सीमा सुरक्षा के लिए भारी कोहरे या अंधेरे में भी निरंतर निगरानी रखी जा सकेगी, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कृषि के क्षेत्र में ये फसलों के स्वास्थ्य और पानी की कमी का बिल्कुल सटीक डेटा देगा, जिससे किसानों का करोड़ों का नुकसान बचाया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में घने धुएं के बीच भी जंगल की आग की सटीक लोकेशन ढूंढना या भयानक बाढ़ के दौरान बचाव कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। और हिंद महासागर के खराब मौसम में भी जहाज़ों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। ये तकनीक असल में डेटा का एक बेशकीमती खजाना है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। इन घटनाओं के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी क्रांति शुरू हुई 2026 की नई अंतरिक्ष नीति के साथ, जिसने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले और उन्हें बड़े जोखिम लेने के लिए सशक्त किया। इसका नतीजा ये हुआ कि स्टार्टअप्स ने सरकारी एजेंसियों के भारी भरकम बजट पर निर्भर रहे बिना बेहद कम बजट और रिकॉर्ड गति के साथ ऐसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर ली। और इसी का ये शानदार परिणाम है कि आज राष्ट्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में केवल दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि नए मानक स्थापित करने वाला एक लीडर बन गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बेहद दिलचस्प दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हम होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाज़ों के कारण कच्चे तेल और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर हैं और संकटों से जूझ रहे हैं। और ठीक उसी समय आसमान में हम ऐसी स्वतंत्र और आधुनिक तकनीकों का बीड़ा उठा रहे हैं जो नासा जैसी एजेंसियों को भी चौंका रही हैं। चुनौतियों और चमत्कारों से भरी ये दोहरी वास्तविकता आने वाले दशकों में देश की दिशा को कैसे आकार देगी? क्या हम भविष्य में अपनी इस बेमिसाल तकनीकी शक्ति का उपयोग करके अपनी जमीनी निर्भरताओं को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।